हेलो फ्रेंड्स, टेक्स्टबुक सुपर आयस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन ये टर्म न्यूज़ में हमेशा ही रहती है और इस पर्टिकुलर टर्म के रिलेटेड हाल फिलहाल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है। वो न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था उसे वापस ले लिया गया है। तो आज के सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि ये बिल क्या था, इस बिल का इतिहास क्या रहा है, ऐसे क्या कारण थे जिसके वजह से इस बिल को वापस ले लिया गया और ऐसे बिल की आज की सदी में क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, पहले जान के लेते हैं इस बिल के इतिहास के बारे में। तो इस बिल की शुरुआत होती है 2017 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने के.एस. पुत्तुस्वामी जजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि वो लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें। अब लोगों की प्राइवेसी कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? उनका डेटा प्रोटेक्ट करके, क्योंकि आज की सदी में ऑनलाइन डेटा बहुत अवेलेबल है। तो इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी। जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी का ये काम था कि वो एक फ्रेमवर्क बनाए जिससे डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस कमेटी ने 2018 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, जिसके आधार के ऊपर गवर्नमेंट ने एक बिल बनाया जिसका नाम था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2019। अब जब गवर्नमेंट ने ये बिल बनाया तो गवर्नमेंट ने इस बिल को पार्लियामेंट में टेबल कर दिया। जैसे ही ये बिल पार्लियामेंट में टेबल हुआ तो पार्लियामेंट में बहुत हाहाकार हुआ, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर्स ने इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठाए थे। इसके लिए इस बिल को एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल का परीक्षण किया और अपना रिपोर्ट 2021 में प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट इस रिपोर्ट में इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल में कुल मिला के 97 चेंजेस की रिकमेंडेशन की थी। गवर्नमेंट ने ये कहा कि इतने चेंजेस करने से अच्छा है हम क्यों ना एक नया बिल ही लेके आए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इस बिल को वापस ले लिया और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम अब डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक नया बिल लेके आएंगे। तो ये रहा इतिहास इस पर्टिकुलर बिल का। आइए जान के लेते कि ऐसे क्या कारण थे जिसके वजह से इस बिल को वापस ले लिया गया। तो पहला मुख्य कारण यही था कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बहुत सारे बदलाव बताए थे। कुल मिला के 97 बदलाव इस पर्टिकुलर बिल में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताए थे। तो गवर्नमेंट ने समझा कि इतने बदलाव लाने से अच्छा है कि हम एक नया बिल ही लेके आते हैं। उसके अलावा डेटा लोकलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इशू था। अब डेटा लोकलाइजेशन होता क्या है? डेटा लोकलाइजेशन मतलब कि जो डेटा इंडिया में प्रोड्यूस होगा वो डेटा इंडिया के टेरिटरी में ही स्टोर किया जाएगा। वो डेटा ऐसे सर्वर्स में स्टोर किया जाएगा जो भारत में ही हो। ठीक है, तो ये होता है डेटा लोकलाइजेशन। अब डेटा लोकलाइजेशन करने के लिए इस बिल ने डेटा को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। पहला भाग था पर्सनल डेटा, दूसरा भाग था सेंसिटिव पर्सनल डेटा और तीसरा पार्ट था क्रिटिकल पर्सनल डेटा। ये पर्टिकुलर बिल ये कहता था कि पर्सनल डेटा वो डेटा होगा जिससे किसी भी इंसान की आइडेंटिटी बताई जा सकती हो। ऐसा हर डेटा को हम पर्सनल डेटा के ग्रुप में डालेंगे। सेंसिटिव डेटा मतलब किसी भी पर्सन का बैंक रिकॉर्ड, किसी भी पर्सन के हेल्थ रिकॉर्ड, किसी भी पर्सन के रिलीजन और कास्ट के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन, किसी भी पर्सन के रिलीजियस बिलीव्स या फिर किसी भी पर्सन के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में डाल दी गई। और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले टाइम में बताएगी कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन क्या होगी। इस पर्टिकुलर बिल का ये कहना था कि जो भी सेंसिटिव डेटा होगा, अगर ऐसे सेंसिटिव डेटा को भारत के बाहर भेजना हो तो उसकी एक कॉपी इंडिया में स्टोर की जाए। अब जब ये पर्टिकुलर प्रोविजन इस पर्टिकुलर बिल में लाया गया तब कुछ टेक इंडस्ट्रीज को इससे प्रॉब्लम था। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य कारण, जो हमारे इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं वो अपना बहुत सारा काम आउटसोर्स कर देते हैं कुछ इंटरनेशनल फर्म्स को। जैसे
कि डेटा एनालिटिक्स का काम हो गया, या फिर कंटेंट मैनेजमेंट का काम हो गया, या फिर मार्केटिंग का काम हो गया, ऐसा काम हमारे इंडिया के स्टार्टअप्स बाहर के इंटरनेशनल फर्म्स को आउटसोर्स कर देते हैं। अब जब वो काम आउटसोर्स करते हैं तो उसके साथ साथ डेटा भी जाता है, राइट। तो इन टेक इंडस्ट्रीज का ये कहना था कि अगर आप ये कहोगे कि कुछ डेटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए तो हम हमारा काम कैसे करें, और अगर ऐसे डेटा को हमें इंडिया में ही स्टोर करना है तो क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेस हैं जिससे कि हम उतने डेटा को इंडिया में स्टोर कर पाए। ये टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर बिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी डाली। इस बिल ने कहा कि अब से ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये सिर्फ ऑनलाइन इंटरमीडिएरीज नहीं होंगे। इसका मतलब इनका काम सिर्फ ये नहीं होगा कि ये डेटा को पब्लिश करें, बल्कि इनका काम आज से कंटेंट पब्लिशर का भी होगा। कंटेंट पब्लिशर मतलब कि आप और मैं जो भी पोस्ट सोशल मीडिया पे डालते हैं उन पोस्ट की जिम्मेदारी अब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारी पोस्ट की वजह से देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की होगी, ऐसा ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कहता था। और इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इस बिल से दिक्कत थी। तो इन कारणों की वजह से गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इस बिल को वापस ले लेते हैं और एक नया बिल ही लाते हैं जिससे ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकें। तो ये मुख्य कारण थे। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे डेटा प्रोटेक्शन लॉ की आज के युग में क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, 21st सेंचुरी में डेटा हैज़ बिकम द न्यू ऑयल। मतलब जो तेल की कीमत होती थी वो आज के युग में डेटा की कीमत है। तो जिस जिस देश के पास डेटा के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल है वो देश आज के युग में, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पावरफुल देश माना जाएगा, राइट। तो इसके लिए हमारा डेटा जो हमारे देश में प्रोड्यूस होता है उसे सेफगार्ड करने या उसे प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे प्राचीन काल में होता था कि जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए और उन्होंने भारत में कब्जा कर दिया, वैसे ही आज के युग में डेटा कॉलोनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है कि लोग दूसरों का डेटा लेके अपने पास स्टोर करते हैं और उस डेटा का फिर मिसयूज़ करते हैं, उस डेटा का गलत उपयोग करते हैं। तो डेटा कॉलोनाइजेशन से बचने के लिए ऐसे स्ट्रिंजेंट डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की दुनिया में यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ये एक सबसे अच्छा डेटा प्रोटेक्शन लॉ माना जाता है। हम आशा कर सकते हैं कि भारतीय सरकार जो लॉ बनाने वाली है डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर वो जीडीपीआर के जैसे ही हो। तो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। जाते जाते मैं आपको सुपर कोचिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सुपर कोचिंग एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी सारी ज़रूरतों के लिए, जहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन में मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल और क्लासेस, डेली लाइफ क्लासेस मिल जाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब 2,500 में ही अवेलेबल हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ये सारी चीज़ें सिर्फ 2,000 में आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ कीप वॉचिंग सुपर आईएएस। थैंक यू।